नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी मिल्की वे इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है सूर्य तप या इंसोलेशन। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए, इसका अच्छे से अध्ययन करने के लिए हम इसे 3 डायमेंशन में तोड़ते हैं। पहला है सामान्य परिचय, या जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें हम सूर्य तप के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सूर्य के अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन की क्रिया को समझेंगे, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन को समझेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुम्बकीय विकिरण किसको कहते हैं, इसको हम समझेंगे। सोलर कांस्टेंट को समझेंगे। इस तरह से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट होगा हमारा वो रहेगा सूर्य तप का वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, यानी सूर्य तप का धरातल पर वितरण किस तरह से है। और तीसरा है सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो सूर्य तप का वितरण, जब हम यहाँ पर सूर्य तप का वितरण देखेंगे तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे कि सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आइए देखते हैं एक एक सेगमेंट को, उसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले सेगमेंट को देखते हैं, सामान्य परिचय। या जनरल इंट्रोडक्शन, सूर्य तप के बारे में सामान्य परिचय को देखते हैं। तो सूर्य तप में सबके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सूर्य से जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण आ रहा है उसमें के केंद्र में किस तरह की क्रिया होती है। तो अगर हम सबसे पहले सूर्य की आंतरिक संरचना को देखें तो सूर्य की आंतरिक संरचना में 3 परतें हैं। एक तो सूर्य के अंदर सबसे अंदर है क्रोड या कोर, उसके बाहरी परत जो होती है उसमें उसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं क्रोड। बाहरी परत इसको हम कहते हैं रेडिएटिव जोन यानी विकिरण मेखला, और सबसे बाहर की तरफ ये होती है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव जोन यानी संवहन मेखला। तो क्रोड यानी इंग्लिश में इसको हम कोर कहते हैं, उसके बाहर की मध्यवर्ती परत इसको हम कहते हैं रेडिएटिव जोन यानी विकिरण मेखला, और सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं कन्वेक्टिव जोन यानी संवहन मेखला। और इसके बाहर की सबसे बाहर का तल होता है, इसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। इस फोटोस्फीयर से ही विद्युत चुम्बकीय विकिरण बाहर की ओर निकलता है। लेकिन उससे पहले अभी हमें यह देखना है कि सूर्य के केंद्र में ये जो कोर है इसके अंदर कौन सी क्रिया चल रही है। तो सूर्य के केंद्रीय भाग में, अब हम सिर्फ अंदर का हिस्सा लेंगे, सूर्य के केंद्रीय भाग में क्या होता है, हाइड्रोजन के असंख्य परमाणु हैं। और क्या है कि धरातल से जैसे हम कोर केंद्र की ओर जाएंगे तो हम देखते हैं कि अंदर की ओर दाब बहुत अधिक बढ़ता जाता है। और इसके केंद्र का, सूर्य के केंद्र का ताप है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इतना अधिक तापमान है सूर्य के केंद्र का। तो सूर्य के केंद्रीय भाग में हम देख रहे हैं कि दाब बहुत अधिक है,
और तापमान बहुत अधिक है। इस कारण से क्या होता है कि हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराते हैं, हाइड्रोजन के असंख्य अणु आपस में टकराते हैं, और उसमें क्या होता है कि चार चार अणुओं का एक पेयर अगर हम लें तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये चार, जब चार चार अणु आपस में टकराते हैं तो इनके पेयर के फलस्वरूप क्या बनता है, एक लंबी प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले क्या होता है कि इससे बनता है हाइड्रोजन का एक समस्थानिक, जिसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम 1H2, इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम। और एक और समस्थानिक या आइसोटोप दूसरा बनता है, वो कहलाता है 1H3, इसको हम कहते हैं ट्रीशियम। और जब ये ड्यूटेरियम और ट्रीशियम आपस में टकराते हैं तब हीलियम बनता है, जिसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी एक बात को क्लियर कट समझना है कि ना तो हाइड्रोजन के दो अणु सीधा मिलकर हीलियम बना सकते हैं, और ना हाइड्रोजन के चार अणु मिलकर सीधा मिलकर हीलियम बना सकते हैं, ऐसा होता ही नहीं। होता क्या है, हाइड्रोजन के चार अणु जब आपस में टकराते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया के तहत ड्यूटेरियम नाभिक बनता है, ड्यूटेरियम समस्थानिक बनता है, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक, और एक हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक बनता है ट्रीशियम। और जब ड्यूटेरियम और ट्रीशियम आपस में टकराते हैं तब हीलियम बनता है, और उसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया। तो इस नाभिकीय संलयन की क्रिया को हम जरा एक सूत्र के माध्यम से देखते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला कि सूर्य के केंद्र में अंतिम क्रिया के तौर पे क्या होगा, ड्यूटेरियम, जो कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, और ये दूसरा समस्थानिक क्या है, ट्रीशियम। इन दोनों के मिलने से अब क्या होगा, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, दूसरा समस्थानिक है, जब ये फाइनली अंतिम स्टेज में आपस में टकराते हैं तब क्या बनता है, हीलियम। प्लस एक न्यूट्रॉन मुक्त होता है, प्लस ऊर्जा या एनर्जी बाहर की ओर निकलती है। यानी हम ये देखते हैं कि सूर्य के केंद्रीय भाग में ये क्रिया चल रही है, केंद्रीय भाग में। इससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के दो समस्थानिक आपस में टकरा रहे हैं, और हीलियम का एक नाभिक बनता है, न्यूट्रॉन एक मुक्त होता है, और एनर्जी बाहर की ओर निकलती है। यही एनर्जी जब सूर्य के धरातल से बाहर की ओर निकलती है तो इसी ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। यानी सबसे पहला जो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सूर्य के केंद्रीय भाग में हाइड्रोजन आपस में टकराता है। सामान्य तौर पे आप कहीं भी लिखा देखेंगे कि हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, लेकिन वो इस प्रक्रिया के तहत बनाते हैं कि हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलेंगे तो अंतिम क्रिया के दौरान क्या होगा, ड्यूटेरियम ट्रीशियम आपस में मिलेगा और हीलियम बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा और ऊर्जा मुक्त होगी। यही ऊर्जा सूर्य के धरातल यानी फोटोस्फीयर से बाहर की ओर निकलती है। तो ये हुआ नाभिकीय संलयन की क्रिया। इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, जब ये विद्युत चुंबकीय के विकिरण बाहर निकल रहा है तो ये किस किस रूप में होता है, और आगे चलकर ये सूर्य तप के रूप में पृथ्वी पर किस तरह से उससे अपनी क्रिया करता है। तो अब सूर्य के केंद्रीय भाग में सूर्य के केंद्रीय भाग में जो ऊर्जा बनी वो केंद्रीय भाग से बाहर की ओर निकलती है, और उसके
रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन में वो कन्वेक्शन यानी संवहन और संचालन के माध्यम से बाहर निकलती है। फिर इसके तल से वह विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है। तो ये ऊर्जा जब बाहर की ओर निकलेगी, इसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। विद्युत चुंबकीय विकिरण, और इस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सूर्य से निकलने वाले इस विद्युत चुंबकीय विकिरण में बहुत सी तरंगें होती हैं, जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी रेज यानी इसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें। उसके बाद होता है विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश जिसमें 7 रंग होते हैं, जिससे हमें किसी चीज का बोध होता है। उसके बाद आती हैं अवरक्त तरंगें, इंफ्रारेड वेव्स और रेडियो वेव्स। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है, इसमें एक तरंग नहीं होती, एक तरह की किरण नहीं होती, अलग अलग तरह की प्रकृति वाली किरणें होती हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें, विजुअल लाइट यानी दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंग। तो ये क्या होता है, इसका वेवलेंथ धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है आगे की ओर बढ़ने पे। तो ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यही जब आगे की ओर बढ़ता है तो चारों तरफ प्रसारित होता है और हमारी पृथ्वी पर या और प्लेनेट पर भी ये पहुंचता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है दृश्य प्रकाश के रूप में, जो इसी की वजह से हमें सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है। यानी अगर हम देखें तो दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ है, यानी इसका जो तरंग दैर्ध्य है, ये इस तरह का है कि जिससे हमारी आंखें देख सकती हैं। तो इसके द्वारा ही हमें किसी चीज का बोध होता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, इसका भूगोल में बहुत काम है। दृश्य प्रकाश इसका काम है। हीट वेव्स है, उसका पूरा का पूरा भूगोल में हम अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से ये विद्युत चुंबकीय विकिरण सूर्य से बाहर निकलता है। तो इस तरह से सूर्य से निकलने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है, वो लघु तरंग के रूप में बाहर निकलता है और पृथ्वी तक या अन्य ग्रहों तक जाता है। इसके बारे में एक नियम और है, वो है वेन विस्थापन का नियम, जिसको जलवायु विज्ञान में पढ़ा जाता है। कि वेन विस्थापन ने अपने नियम में ये बताया था कि ऐसे पिंड जिनका परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर अधिक होता है, वो उसमें विलोमानुपाती संबंध होता है। तो इस तरह से सूर्य से निकलने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण लघु तरंग विकिरण के रूप में चारों ओर प्रसारित होता है और वो पृथ्वी की ओर भी आता है। तो अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमें और देखना है कि सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक हम किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सन है, सूर्य, इससे विद्युत चुंबकीय विकिरण बाहर की ओर निकल रहा है, और ये हमारी पृथ्वी है।
ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का बाहरी वायुमंडल है। तो एक चीज है कि सूर्य के जो आंतरिक भाग है कोर, वहां से जो ऊर्जा वहां पर बन रही है वो लगभग स्थिर रहती है। तो जब वो ऊर्जा स्थिर रहती है तो इसके तल से बाहर की ओर निकलने वाली ऊर्जा भी स्थिर रहती है। यानी अगर हम ये देखें कि सूर्य के एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा वो हमेशा स्थिर रहेगी। जब सूर्य के इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा स्थिर है तो यही ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल को प्राप्त हो रही है। तो अगर इसके इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा स्थिर है तो पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल पर के इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मान भी स्थिर होगा। इसी को कहा जाता है सौर स्थिरांक। यानी सौर स्थिरांक का अर्थ क्या है? दोनों सेंस में हम देख सकते हैं, दोनों को सोलर कांस्टेंट कहा जाता है कि सूर्य के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र से प्रति मिनट प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। सौर स्थिरांक का अर्थ क्या होगा? इसमें 3 यूनिट हैं। एक तो ऊर्जा का मान कि कितनी ऊर्जा निकल रही है, दूसरा यूनिट क्या होगा कि कितने समय में निकल रही है, समय का भी मेजरमेंट करना है। तो समय क्या होगा? एकांक समय, यानी 1 मिनट में कितनी ऊर्जा निकल रही है और कितने क्षेत्रफल में से निकल रही है, क्योंकि सूर्य का तल बहुत बड़ा है। तो इकाई यूनिट पे हम मान लेंगे तो वही कांस्टेंट के रूप में माना जाएगा कि सूर्य के 1 वर्ग सेंटीमीटर से प्रति मिनट कितनी ऊर्जा निकल रही है, यही कहलाता है सौर स्थिरांक। तो और इसका मान होता है 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। यानी इतनी मात्रा इसके धरातल से, इसके एकांक क्षेत्र से निकल रही है और जब पृथ्वी के वायुमंडल को प्राप्त होगी तो उसी रेशो में ये भी प्राप्त होगी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग पर, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को, प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र मीन्स 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़े बॉक्स पर, उस तल पर प्रति मिनट जितनी ऊर्जा मिल रही उसी को हम कहते हैं सौर स्थिरांक। और उसका मान कितना होता है? 2 ग्राम कैलोरी के बराबर होता है। यानी सौर स्थिरांक क्या होगा? 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका तात्पर्य क्या होगा कि पृथ्वी के वायुमंडल को प्रति मिनट, यानी हर मिनट पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, माने हर वर्ग सेंटीमीटर पर 2 ग्राम कैलोरी की ऊर्जा की मात्रा मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा। तो इसको कहा जाता है सौर स्थिरांक। ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक तरह से हुआ, हमने देखा कि किस तरह से सूर्य के केंद्रीय भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, उससे ऊर्जा बन रही है, वह ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है, उसे हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। और वही विद्युत चुंबकीय विकिरण जब आकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो एक कॉन्सेप्ट हमने और देखा सोलर कांस्टेंट का। अब इसके बाद अगली चीज क्या होती है जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंसोलेशन यानी सूर्यतप। तो सूर्यतप क्या है? पृथ्वी, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसमें जो ऊष्मा का भाग होता है, जो ऊष्मा तरंगें होती हैं, उसी को हम इंसोलेशन या सूर्यतप कहते हैं। तो अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट दूसरे सेगमेंट को देखेंगे कि सूर्यतप का वितरण। तो दूसरा सेगमेंट क्या होगा? सूर्यतप का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। तो सूर्यतप के बारे में हमने क्या देखा कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, सूर्य है, सूर्य से आने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण, उसमें जो ऊष्मा ऊर्जा होती है उसी को हम सूर्यतप कहते हैं। अब पूरा का पूरा समूचा विद्युत चुंबकीय विकिरण, जैसे पृथ्वी इसका वायुमंडल है, इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण जब प्रवेश करेगा तो उसमें सब कुछ है, एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं, लाइट वेव्स है, हीट वेव्स है, तो सारा कुछ इसके अंदर प्रवेश करेगा।
तो उसमें हमें अब किस चीज से मतलब है इस टॉपिक में, सिर्फ ऊष्मा तरंगों से। तो जब ये विकिरण वायुमंडल के अंदर प्रवेश करेगा तो इसके वायुमंडल से अंतर क्रिया करेगा, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसका वितरण कैसे है, यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या सूर्य तप समान है, हर अक्षांश पर सूर्य तप समान है, यानी हर अक्षांश को समान सूर्य तप मिलता है या कुछ अंतर है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये इसका नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल, ये इक्वेटर यार विषुवत रेखा। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरण, ये मान लीजिए सन है, सूर्य की लंबवत किरण विषुवत रेखा के ऊपर पड़ती हैं, यानी यहाँ पर किरणें 90 डिग्री कोण बनाएंगी। और ये मान लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये नॉर्थ पोल, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये आर्कटिक वृत्त, ये ध्रुव। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सूर्य की किरणें ठीक लंबवत पड़ रही हैं, इसलिए इसको अधिक ऊर्जा मिलेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किरणें तिरछी हो रही हैं, यहाँ पर और तिरछी हो रही हैं, यहाँ पर और तिरछी हो रही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, सामान्य तौर पे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है। उसका कारण क्या है कि जैसे इसी फिगर को हम देखें कि 21 मार्च और 23 सितंबर को ये विषुवत रेखा है, सामने सूर्य है, सूर्य की लंबवत किरण कहाँ पर पड़ रही है, विषुवत रेखा पर। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे किरणें तिरछी होती जाएंगी, और ध्रुव पर जाते जाते किरणों का मान बहुत अधिक तिरछा हो जाएगा। इसलिए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है। एक चीज, दूसरी चीज, इस पे कालिक प्रभाव भी होता है, कालिक प्रभाव भी होता है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से, जब अभी तो हमने ये एग्जाम्पल लिया है 21 मार्च से 23 सितंबर का, 21 मार्च को सूर्य की किरण यहाँ लंबवत है, मार्च अप्रैल मई जून, 21 जून को सूर्य की लंबवत किरण कहाँ पर पड़ेगी, कर्क रेखा पर। तब क्या होता है, तब इसको थोड़ा सा ज्यादा सूर्य तप मिलेगा। इसका अर्थ क्या है, सामान्य तौर पर अगर हम देखते हैं तो भले ही सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन होता है, लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है। हाँ, जो अभी हमने बात करी कालिक प्रभाव की, कि सूर्य की किरण जब कर्क रेखा पर लंबवत होगी, तब एक सोचने वाली बात है कि अब इस स्थिति में कहां पर सूर्य तप अधिक मिलेगा, क्या कर्क रेखा को मिलेगा या अन्य किसी अक्षांश को मिलेगा। तो सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति विचार करेगा तो उसे लगेगा कि 21 जून को जब सूर्य की लंबवत किरण कर्क रेखा पर है तो कर्क रेखा को सर्वाधिक सूर्य तप मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सूर्य की लंबवत किरण कर्क रेखा पर होती है तब सर्वाधिक सूर्य तप 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश को मिलता है। और क्यों मिलता है, इसका स्पष्टीकरण आगे के हम जब उसके प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे तब वहां पर देखेंगे। यानी निष्कर्ष की बात क्या है कि सामान्य तौर पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है, लेकिन जब सूर्य की लंबवत किरण 21 जून को जब सूर्य की लंबवत किरण कर्क रेखा पर होती है, उस समय सर्वाधिक सूर्य तप 40 डिग्री नॉर्थ यानी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश को मिलता है। क्यों मिलता है, इसका स्पष्टीकरण आपको आगे के सेगमेंट में मिलेगा। इसके बाद हम अगला तीसरा अपना जो सेगमेंट है उसको देखेंगे कि सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। सबसे पहला कारक है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन या सूर्य की किरणों का आपतन कोण।
सूर्य की किरणों का आपतन कोण। दूसरा इसका कारक है दिन की अवधि, यानी दिन की अवधि में जो वर्ष भर में अंतर पड़ता रहता है वो सूर्यातप के वितरण को किस तरह प्रभावित करता है उसको हम देखेंगे। तीसरा कारक है वायुमंडल का प्रभाव, या इसी को हम कह सकते हैं वायुमंडल से अंतरक्रिया। चौथा कारक है पृथ्वी की सूर्य से दूरी। हम देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ के चक्कर लगाती है और उस क्रम में पृथ्वी की सूर्य से एक निश्चित दूरी नहीं है बल्कि वो घटती बढ़ती रहती है, जिसमें हम उपसौर और अपसौर यानी पेरीहेलियन एफिलियन की कंडीशन देखते हैं। उसका प्रभाव भी सूर्यातप पर पड़ता है, यानी पृथ्वी की सूर्य से दूरी। और सबसे आखिरी है सन स्पॉट यानी सौर कलंक। सौर कलंक या सन स्पॉट। तो इन सारे कारकों का सूर्यातप के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। तो एक एक करके हम सारे प्रभावों को देखते हैं। तो सबसे पहला कारण देखता है कि सूर्य की किरणों का आपतन कोण या सापेक्ष तिरछापन। सूर्य की किरणों का आपतन कोण या सापेक्षिक तिरछापन। तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि अगर मान लीजिए ये सूर्य है, सन है, और ये पृथ्वी, सूर्य से आने वाली किरणें 21 मार्च व 23 सितंबर को, ये क्या है विषुवत रेखा, तो इस पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी। और जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, ये मान लीजिए क्या है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इस पर सूर्य की किरण तिरछी हो जाएगी। ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इस पर सूर्य की किरण और तिरछी होती जाएगी। यानी विषुवत रेखा से पोल की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण घटता जाएगा। सूर्य की 21 मार्च और 23 जून को सूर्य की लंबवत किरण विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर किरण तिरछी, आर्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री पर और तिरछी, और यहाँ पर और तिरछी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सूर्य 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरण यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रही है और यहाँ पर ध्रुवों पर कितना 0 डिग्री का। यानी लगातार विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन कोण घटता जा रहा है। तो इस घटते आपतन कोण का क्या प्रभाव सूर्यातप पर पड़ता है ये हमें देखना है। ये सन, सूर्य, और ये हम पृथ्वी का इस तरह से चित्र एक ले रहे हैं, जिसमें मान लीजिए ये क्या है, ये वाला भाग है जो वो है विषुवत रेखी क्षेत्र 0 डिग्री। इस तरफ जाएंगे तो नॉर्थ पोल की ओर, इस तरफ जाएंगे तो साउथ पोल की ओर। ये नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, ये साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। अगर इस भाग को हमने लिया 60 डिग्री नॉर्थ इधर और 60 डिग्री साउथ इधर, यानी ये विषुवत रेखी क्षेत्र, ये 60 डिग्री नॉर्थ यानी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला क्षेत्र, ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला क्षेत्र। तो 21 मार्च व 23 सितंबर को जबकि सूर्य की लंबवत किरण कहां पर पड़ती है, विषुवत रेखा पर। सूर्य की लंबवत किरण विषुवत रेखा पर पड़ती है, तो यहाँ तो सूर्य की लंबवत किरण पड़ रही है और 60 डिग्री नॉर्थ पर क्या होगा, तिरछी किरण पड़ेगी। 60 डिग्री नॉर्थ पर भी तिरछी किरण पड़ेगी, 60 डिग्री साउथ पर भी तिरछी किरण पड़ेगी। तो तिरछे पड़ने पर इस क्षेत्र और इस क्षेत्र को प्राप्त होने वाले इंसोलेशन यानी सूर्यातप की मात्रा में क्या अंतर होगा उसे हम देखते हैं।
अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिया, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा क्षेत्र लिया, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा क्षेत्र लिया, ये 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, और इसको आने वाला जो इंसोलेशन है इसको अगर हम मान लिया कि 10 यूनिट ऊर्जा एक समय विशेष में, एक ही मिनट हम मान लेते हैं कि 1 मिनट में मान लीजिए 10 यूनिट ऊर्जा इसको मिल गई, कहाँ, विषुवत रेखा को। अब हम देखते हैं इस पार्ट को, 60 डिग्री नॉर्थ के पार्ट को हम देखते हैं। इसको क्या है, यहाँ किरणें तिरछी होने के कारण यही 10 यूनिट ऊर्जा किसको मिल रही है, 1 मीटर लंबे 1 मीटर चौड़े क्षेत्र को। यही 10 यूनिट ऊर्जा जब तिरछी किरणों के रूप में जाएगी तो किरणें तिरछी होने के कारण ये फैल जाएगी। और अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में माने कि 1 मीटर लंबे और 2 मीटर, 1 मीटर चौड़े और 2 मीटर लंबे क्षेत्र को मिली है ऊर्जा, कारण क्या होगा, इतने ही क्षेत्र की ऊर्जा नहीं मिलेगी। 10 यूनिट ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है 1 मीटर लंबे 1 मीटर चौड़े क्षेत्र को, यानी 1 वर्ग मीटर क्षेत्र को। तो यही 10 यूनिट ऊर्जा 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर, यानी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े ही क्षेत्र को नहीं मिलेगी, बल्कि ज्यादा क्षेत्र को मिलेगी। 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र हो सकता है, 1.8 मीटर लंबा 1.8 मीटर चौड़ा क्षेत्र हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लिया हमने कि 1 मीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबे क्षेत्र को मिल रहा है, तो परिणाम क्या होगा, ये ऊर्जा इतने क्षेत्र को मिली और उतनी ही ऊर्जा अधिक क्षेत्र को मिली। तो ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से दोगुना है। इसको भी 10 यूनिट ऊर्जा मिल रही, इसको भी 10 यूनिट ऊर्जा मिल रही, लेकिन ये क्षेत्र जितना इसका ठीक डबल ये क्षेत्र है। तो अगर माने इसको कितनी ऊर्जा मिल रही, 10 यूनिट, तो अगर इतना ही क्षेत्र हम अगर यहाँ लें तो इतना क्षेत्र अगर काट के निकालें या इतना वाला क्षेत्र लें, इतना ही क्षेत्र अगर हमने आधा, तो इसको कितनी ऊर्जा मिलेगी, 5 यूनिट, और इसको मिलेगी 5 यूनिट। यानी अगर हम समान क्षेत्रफल की बात करें कि जितना क्षेत्रफल यहाँ है उतना ही क्षेत्रफल यहाँ है, तो इस क्षेत्रफल को 10 यूनिट ऊर्जा मिल रही है विषुवत रेखी क्षेत्र को, तो 60 डिग्री नॉर्थ वाले क्षेत्रफल को उसकी आधी ऊर्जा मिल रही है, यानी आधा सूर्य तप मिल रहा है। यानी पहली चीज हमने देख रहे हैं कि सूर्य के किरणों की आपतन कोण का प्रभाव सूर्य तप के वितरण पर सीधा सीधा पड़ता है। जहां सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, जहां पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं वहां पर अधिक ऊर्जा मिलती है, अधिक सूर्य तप मिलता है, और जहां तिरछी होती हैं वहां पर सूर्य तप की मात्रा घट जाती है। और उसका कारण क्या होता है, सूर्य की किरणों के तिरछेपन होने के कारण क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उतनी ही किरणें बड़े क्षेत्रफल को मिलती हैं। तो अगर हम समान क्षेत्रफल की बात करें तो सूर्य तप की मात्रा घट जाती है। यानी जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी सूर्य तप की मात्रा घटती जाएगी। निष्कर्ष क्या निकला कि जहां सूर्य की लंबवत किरणें हैं वहां अधिक सूर्य तप मिलेगा, जहां सूर्य की किरणें तिरछी हैं वहां पर सूर्य तप कम प्राप्त होगा। तो ये हुआ हमारा पहला सेगमेंट। इसके बाद दूसरा सेगमेंट होगा दिन की अवधि। तो दिन की अवधि जो है वो भी सूर्य की किरणों के तिरछेपन से ही तय होती है। अगर हम देखें सूर्य की किरणों का एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होने से दिन की अवधि बदलती रहती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, तो उस समय संपूर्ण ग्लोब पर 12-12 घंटे का दिन होता है, हर अक्षांश पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। लेकिन जब मार्च के बाद अप्रैल मई जून, जून में सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर। उस स्थिति में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाती है, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाती है। हम लोग देखते हैं कि मई के महीने में और जून के महीने में भारत में दिन की अवधि बहुत अधिक होती है, 13 घंटा का दिन, 14 घंटा का दिन, और जैसे उत्तर बढ़ते जाएंगे 15 घंटे का, 16 घंटे का, 17 घंटे का, तो दिन की अवधि 18 घंटे का बढ़ती जाती है। तो दिन की अवधि ज्यादा होगी तो अधिक समय तक सूर्य तप मिलेगा। कोई भी अक्षांश अगर हम लोग भारत में देखते हैं तो भारत में अगर दिल्ली, इलाहाबाद, इन क्षेत्रों को देखा जाए तो यहाँ पर क्या है
कि दिन 14-14 घंटे का दिन होता है इलाहाबाद में, तो 14 घंटे का दिन, 10 घंटे की रात, तो 14 घंटे तक जब इंसोलेशन मिलेगा तो अधिक मात्रा में मिलेगा। ऊपर के अक्षांशों पे जाएंगे, वहां पे 15 घंटे का दिन, तो और ज्यादा इंसोलेशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि सिर्फ दिन की अवधि का अकेला प्रभाव नहीं पड़ता, दिन की अवधि और सूर्य की किरणों का तिरछापन दोनों को मिलाकर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में होती है, यानी कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है 21 जून को, उस समय अगर हम देखें पोल, नॉर्थ पोल के ऊपर 24 घंटे का दिन होता है, फिर भी वहां बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती। कारण कारण क्या है? सूर्य की किरणों का तिरछापन बहुत अधिक है, इसलिए 24 घंटे का दिन होने के बावजूद भी उसको उतना सूर्य तप नहीं मिलता। तो इस चीज को ठीक से समझेंगे कि सूर्य जो सूर्य तप हमें मिलता है वो सूर्य की किरणों के तिरछेपन और दिन की अवधि दोनों के मिश्रण के बाद तय होता है कि किसको कितना सूर्य तप मिलेगा। तो यहाँ पर जो एक निष्कर्ष हम ये देख रहे हैं कि सामान्य तौर पर सूर्य जितना दिन की अवधि ज्यादा मिलेगी, कम अवधि वाले से उसको अधिक सूर्य तप मिलना चाहिए। तो एक तरह से सामान्य निष्कर्ष ये हुआ कि दिन की अवधि बढ़ने पर सूर्य तप की मात्रा सामान्य रूप से बढ़ती जाती है। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध के अक्षांशों पर दिन की अवधि ज्यादा होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को अधिक सूर्य तप मिलता है और दक्षिणी गोलार्ध को कम मिलता है। और जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत है या दक्षिणी गोलार्ध में किसी भी अक्षांश पर लंबवत है तो दक्षिणी गोलार्ध को अधिक सूर्य तप मिलता है और उत्तरी गोलार्ध को कम सूर्य तप मिलता है। यहाँ पर अभी हमने एक चीज देखी थी, उस पर हमने बात करी थी कि आगे हम बताएंगे कि जब सूर्य की लंबवत किरण कर्क रेखा पर है, हमने एक पॉइंट बताया था कि जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत है उस समय सामान्य रूप से, यानी 21 जून को सब जब सूर्य की किरण लंबवत कहाँ पर है? कर्क रेखा पर, तो सामान्य रूप से कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैक्सिमम इंसोलेशन यानी सर्वाधिक सूर्य तप कर्क रेखा को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वाधिक सूर्य तप मिलता है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, और उसका कारण क्या है कि सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर है, लेकिन दिन की अवधि को भी अगर हम मिला दें तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दिन की अवधि ज्यादा है और सूर्य की किरण इतनी भी तिरछी नहीं है जितनी सीधी कर्क रेखा पर है। लगभग थोड़ा सा तिरछापन 40 डिग्री नॉर्थ पर है, लेकिन दिन की अवधि ज्यादा अधिक है, इसलिए दोनों फैक्टर को मिलाते हुए मैक्सिमम इंसोलेशन 40 डिग्री नॉर्थ को मिलता है। अगर हम इससे ऊपर बढ़ेंगे तो दिन की अवधि तो बढ़ेगी लेकिन तिरछापन बढ़ता जाएगा, इसलिए 40 डिग्री नॉर्थ से ऊपर वाले अक्षांशों को ज्यादा दिन होने के बावजूद भी अधिक सूर्य तप नहीं मिलता। इसका कारण क्या है कि सूर्य के किरणों का तिरछापन वहां फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर तिरछापन वाला जो फैक्टर है वो अधिक प्रभावी होने लगता है। तो ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर होती हैं 21 जून को, उस समय मैक्सिमम इंसोलेशन यानी सर्वाधिक सूर्य तप 40 डिग्री नॉर्थ को क्यों मिलता है। तो ये दूसरा सेगमेंट हमने देखा कि दिन की अवधि किस तरह से सूर्य तप को प्रभावित करती है। तो इसके बाद अब हम तीसरा सेगमेंट देखेंगे और वो है वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल का प्रभाव, या दूसरे शब्दों में इसी को कह सकते हैं कि आने वाला जो इनकमिंग रेडिएशन है, आने वाला जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, उससे पृथ्वी के वायुमंडल से अंतर क्रिया, उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, सन, और ये पृथ्वी का धरातल, ये पृथ्वी का वायुमंडल। अब इस पृथ्वी के वायुमंडल में हम सभी जानते हैं कि इसका जो वायुमंडल है वो 3 संघटकों से मिलकर बना है। सबसे पहला जलवाष्प यानी वाटर वेपर, दूसरा गैसेस, और तीसरा धूल कण यानी डस्ट पार्टिकल।
जिसको हम डस्ट पार्टिकल्स को आगे और चीजों के साथ मिला के उसको एरोसॉल का भी नाम दिया जाता है। तो इस वायुमंडलीय संघटक के जो तत्व हैं उसमें क्या क्या है, जलवाष्प प्लस गैस प्लस धूलकण या एरोसॉल। अब सूर्य से आने वाला जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो कि शॉर्ट वेव के रूप में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोलर शॉर्ट वेव रेडिएशन, यानी सौरिक लघु तरंग विकिरण। जब ये सौरिक लघु तरंग विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो इस सौरिक ऊर्जा की इन वायुमंडलीय संघटकों यानी जलवाष्प, धूलकण और गैस से अंतरक्रिया होती है। तो अंतरक्रिया होने के पश्चात वायुमंडल में इन दोनों की अंतरक्रिया यानी सौरिक लघु तरंग विकिरण और वायुमंडल के जो घटक तत्व हैं यानी जलवाष्प, गैस और धूलकण, इसकी जब अंतरक्रिया होती है तो कई रूपों में कुछ क्रियाएं देखने को मिलती हैं। जैसे इस ऊर्जा का कुछ भाग वायुमंडलीय तत्वों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। संपूर्ण ऊर्जा पृथ्वी की धरातल तक नहीं पहुंच पाती, कुछ ऊर्जा का इसमें अवशोषण होता है, हालांकि वह उस ऊर्जा की मात्रा कम ही होती है। तो पहला जो क्रिया होती है वो क्या होती है, अवशोषण, या इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब क्या है कि अवशोषण के द्वारा कुछ ऊर्जा की मात्रा इन घटकों के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, शेष ऊर्जा की मात्रा आगे बढ़ती है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी और क्रियाएं होती हैं। दूसरी क्रिया क्या होती है, परावर्तन, या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, यानी इन जलवाष्प, गैस, धूलकण के द्वारा कुछ पार्ट का जिस रूप में लघु तरंग के रूप में ऊर्जा आई है उसी रूप में ये वापस फिर से अंतरिक्ष में वापस चली जाती है। इस क्रिया को हम कहते हैं परावर्तन, और उसी का ब्रॉड कॉन्सेप्ट है एल्बिडो। काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो काफी डीप कॉन्सेप्ट है। तो ये परावर्तन एल्बिडो के रूप में देखने को मिलता है। तीसरी जो क्रिया इसमें होती है वो है विसरण। धूलकण और जलवाष्प और लघु तरंग, सौरिक लघु तरंग विकिरण की अंतर क्रिया के द्वारा एक क्रिया ये होती है विसरण, और चौथी क्रिया होती है प्रकीर्णन। विसरण इसको इंग्लिश में हम डिफ्यूजन कहते हैं, प्रकीर्णन यानी इसको इंग्लिश में हम स्कैटरिंग कहते हैं। तो इन चार क्रियाओं के द्वारा ऊर्जा की जो आने वाली मात्रा है उसका कुछ ना कुछ क्षय होता है, फिर जो बची ऊर्जा होती है वो फिर धरातल तक पहुंचती है। तो ऊर्जा का वो भाग फिर पृथ्वी के धरातल को मिलता है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग से लेकर धरातल तक आने के क्रम में इन क्रियाओं के द्वारा अवशोषण, परावर्तन, विसरण, स्कैटरिंग यानी एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन एंड स्कैटरिंग, इन क्रियाओं के द्वारा ऊर्जा का कुछ क्षय होता है और फिर बाकी बची ऊर्जा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है। तो निश्चित रूप से यह सूर्य तप की मात्रा को यह भी प्रभावित करता है, ये कारक भी। तो इस डायमेंशन में, इस सेगमेंट में हमने देखा कि पृथ्वी का वायुमंडल किस तरह से सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करता है। इसके बाद हम अपने अगले डायमेंशन पे चलेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं सूर्य तप को प्रभावित करने वाला चौथा कारक, और वह चौथा कारक है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, या पृथ्वी की सूर्य से दूरी। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। और दीर्घवृत्त कैसे होता है, इस तरह से। दीर्घवृत्त के दो फोकस होते हैं, एक फोकस ये होता है, एक फोकस ये होता है। पृथ्वी के संदर्भ में
सूर्य जो है इस फोकस पर है, इस पर नहीं, इस पर। तो अगर हम देखें तो पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमण गति है यानी रेवोल्यूशन है वो इस तरह से है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। इसलिए एक बात है कि सामान्य तौर पे आपको पुस्तकों में ये लिखा मिल सकता है कि पृथ्वी सूर्य पृथ्वी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और सूर्य केंद्र में है, जबकि ये चीज पूरी तरह से ठीक नहीं है। किताबों में सामान्य रूप से इसको लिख दिया जाता है क्योंकि ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है इसकी, और दीर्घवृत्त का कोई सेंटर नहीं होता, कोई केंद्र नहीं होता। उसके दो फोकस होते हैं, दो नाभियां होती हैं, एक नाभि ये होती है, एक नाभि ये होती है। और पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य इस फोकस पर स्थित है। तो अब क्या होगा कि पृथ्वी एक वर्ष में यानी 365 सही 1/4 दिन में एक पूरा का पूरा चक्कर लगा के यहाँ जाती है। यानी पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक आने में 3 महीने लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 3 महीने और यानी 6 महीने लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में फिर 3 महीने यानी 9 महीने लगेगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 3 महीने और यानी 12 महीने लगेगा। तो इस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक पूरी परिक्रमा करके फिर में जाती है। इस क्रम में अगर हम देखें तो पृथ्वी की इस कक्षीय गति के दौरान ये जो दो विशेष स्थितियां बन रही हैं, एक ये, इस स्थिति में हम देखते हैं कि इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है या निकट है, और यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के से सबसे दूर है। तो यहाँ पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट और यहाँ पर पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर है। यहाँ की ये जो दूरी है ये है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और इसकी डेट फिक्स है 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। इस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर या पेरिहेलियन। फिर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए 6 महीने बाद यहाँ पहुंचती है। ये डेट होती है 4 जुलाई की। इस स्थिति को हम कहते हैं अपसौर या एफेलियन। और इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट है, फिर पृथ्वी सूर्य से दूर होना शुरू होगी और दूर और दूर और दूर होते होते अधिकतम दूरी पर यहाँ पहुंचेगी। फिर इसकी दूरी घटना शुरू होगी, घटते 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 फिर न्यूनतम पे हो जाएगी। यानी ये पृथ्वी की सूर्य से मिनिमम डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी, और ये पृथ्वी की सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस यानी अधिकतम दूरी है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? जब पृथ्वी सूर्य के निकट होगी तो निश्चित रूप से इसे निकट होने के कारण अधिक इंसोलेशन, अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा, और जब पृथ्वी 4 जुलाई की स्थिति में होगी तो इसे कम सूर्यताप प्राप्त होगा। स्थिति क्या होती है? तथ्य क्या है कि जितना सूर्यताप इस समय प्राप्त होता है जुलाई में, उससे 7% अधिक सूर्यताप इस स्थिति में मिलता है। यानी उपसौर की स्थिति में यानी पेरिहेलियन की स्थिति में पृथ्वी को अधिक सूर्यताप मिलता है, और यहाँ पर एफिलियन की स्थिति में यानी अपसौर की स्थिति में पृथ्वी को कम सूर्यताप प्राप्त होता है। कारण क्या है? इस समय पृथ्वी सूर्य से दूर है। उसका असर हमारे दोनों गोलार्धों में किस रूप से होता है इसे हम देखेंगे। ये डेट आप देखिए 3 जनवरी की है। इसके कुछ समय पहले जब अर्थ यहाँ पर होती है तब की डेट अगर हम देखें तो पड़ेगी 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर की स्थिति क्या होती है? 22 दिसंबर की स्थिति में सूर्य की लंबवत किरण जो है, सूर्य की लंबवत किरण मकर रेखा पर पड़ती है। सूर्य की लंबवत किरण मकर रेखा पर पड़ती है, और हम देखते हैं कि दिसंबर के महीने में इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है।
क्योंकि इसी के आसपास की डेट में 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरण कहाँ पर है? मकर रेखा पर। तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल चल रहा है, यानी ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही है। और भारत में क्या स्थिति? भारत में चूंकि किरणें तिरछी पड़ रही हैं, तिरछी हो रही हैं, इसलिए भारत में या उत्तरी भारत समेत उत्तरी गोलार्ध के सभी देशों में शीतकाल रहता है। तो अब उसका परिणाम क्या होगा? जब इस स्थिति में इसको मैक्सिमम इंसोलेशन मिल रहा है पृथ्वी को, कब? उपसौर की स्थिति में। तो उसका परिणाम क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिणी गोलार्ध में 7% अधिक सूर्य तप मिल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में 7% गर्मी अधिक हो जाती है, और भारत जैसे देशों में शीतकाल चल रहा है। तो शीतकाल होने की वजह से ऊष्मा ज्यादा आ रही है, लेकिन किरणें तिरछी हैं। किरणें तिरछी हैं इसलिए ठंडी है। तो क्या होता है? ठंडी जो है जितनी पड़नी चाहिए उससे 7% कम पड़ती है। फिर से एक बार देखेंगे कि क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ रही है? मकर रेखा पर। इसलिए इस समय उपसौर की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में गर्मी 7% ज्यादा पड़ती है, और भारत जैसे देशों में जहां इस समय शीतकाल है, ठंडी 7% कम पड़ती है। तो इस तरह से उपसौर और अपसौर का ये प्रभाव पृथ्वी के दोनों गोलार्धों पर देखने को मिलता है। इसके बाद अब हम पांचवें कारक यानी पांचवें सेगमेंट को देखेंगे, जो कि है सौर कलंक या सूर्य सन स्पॉट। सौर कलंक या सन स्पॉट। तो सौर कलंक या सन स्पॉट की जो घटना है वो सूर्य के धरातल पर यानी फोटोस्फीयर पर घटित होने वाली घटना है। सूर्य के धरातल यानी प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर पर घटित होने वाली घटना है। हम जानते हैं कि सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है और विद्युत चुंबकीय विकिरण बाहर की ओर निकल रहा है। तो सूर्य के धरातल यानी फोटोस्फीयर से जो विद्युत चुंबकीय लगातार बाहर निकल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, इस पर कुछ ऐसे क्षेत्र मिलते हैं फोटोस्फीयर पर जिनका तापमान निकटवर्ती तापमान से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसी को हम कहते हैं सन स्पॉट या सौर कलंक। ये सौर कलंक कैसे होते हैं? ये सौर कलंक काले और शीतल क्षेत्र हैं, माने डार्क एंड कूल एरियाज हैं। गहरे व ठंडे क्षेत्र हैं। ठंडे क्षेत्र से तात्पर्य क्या है कि समीपवर्ती जो क्रोमोस्फीयर का वायुमंडल का तापमान है उससे ये 1500 डिग्री सेल्सियस ये कम है, ये सब के सब। तो इसीलिए कम तापमान के कारण इनका रंग जो है इनकी तुलना में काला होता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हाई है। इस फोटोस्फीयर के सन स्पॉट के अलावा जो भी इसकी सतह है, यहाँ से तेजी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर की ओर निकल रहा है। इसका पूरे का तापमान अधिक है, इसलिए चमकीला दिख रहा है। और ये जो सन स्पॉट बन गया बीच में, या सौर कलंक बन गया यहाँ पर, इस सौर कलंकों के तापमान
निकटवर्ती सतह के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम है, इसलिए काले रंग का या गहरे रंग का दिखाई देगा, और तुलनात्मक रूप से ये ठंडा क्षेत्र होगा क्योंकि इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस कम है समीपवर्ती सतह के। तो इनको हम कहते हैं सौर कलंक। सबसे पहली बात ये जानने की है कि सौर कलंक क्यों बनते हैं। इन सौर कलंक का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल बन जाता है और उसका कारण क्या होता है, अंदर का टर्बुलेंस। तो कोर का टर्बुलेंस यानी कोर की घटनाएं। तो उस वजह से यहाँ का सौर कलंक का चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होने से इसका तापमान कम हो जाता है। तो ये जो सौर कलंकों का निर्माण होता है, इन सौर कलंकों का निर्माण का अपना एक साइकिल है, एक चक्र है, और इनका चक्र 11 वर्ष का होता है। सौर कलंकों का चक्र जो है वो 11 वर्ष का होता है। और किस तरह से होता है, मिनिमम से मैक्सिमम तक 5.5 वर्ष और मैक्सिमम से मिनिमम तक 5.5 वर्ष, यानी न्यूनतम से अधिकतम तक। यानी जब न्यूनतम संख्या सौर कलंक की, यहाँ से अधिकतम तक जाने में 5.5 वर्ष लगेगा और अधिकतम से फिर गिरते गिरते न्यूनतम तक आने में फिर 5.5 वर्ष लगेंगे। तो 5.5 और 5.5 मिलकर कितना हुआ, 11 वर्ष। यानी सौर कलंकों के विकास की जो पूरी साइकिल है, चक्र है, वो कितना है, 11 वर्ष का। न्यूनतम संख्या से अधिकतम संख्या तक सौर कलंक की संख्या जाएगी, फिर अधिकतम संख्या से न्यूनतम संख्या तक आएगी। तो इस पूरे की अवधि क्या होती है, लगभग 11 वर्ष होती है। इनका प्रभाव क्या होता है, सौर कलंक का प्रभाव क्या होता है, जब सौर कलंक की संख्या अधिकतम होती है, जब सौर कलंकों की संख्या अधिकतम होती है तो उस समय पृथ्वी को मिलने वाले सूर्यातप की मात्रा बढ़ जाती है। और जब सौर कलंकों की संख्या न्यूनतम होती है तब सूर्यातप की मात्रा घट जाती है। तो ये सौर कलंक का पृथ्वी को मिलने वाले जो सूर्यातप है उस पर यह प्रभाव होता है। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में सूर्यातप के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां देखी, उसके वितरण को देखा और उसके प्रभाव को देखा। धन्यवाद।